Hello and good morning to everyone. Welcome to Understand UPSC Daily Current Affairs Initiative, currently with me. So before starting today's discussion, I have few things to tell. सबसे पहले आज से जो भी आर्टिकल्स है हमारा, एज यू नो कि मैं पहले हाईलाइट करता था सो दैट आप इजीली और आपके लिए कन्वीनियंट हो आर्टिकल्स को रीड करना, बट आई हैव डिसाइडेड कि और हॉलिस्टिक वे में, सो दैट अ न्यू कमर ऑल्सो कैन कॉम्प्रीहेंड थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स एंड एक हॉलिस्टिक मैनर में. तो एक तो आर्टिकल जैसा था, मतलब आर्टिकल के साथ साथ जो कंटेंट है वो तो रहेगा ही, बट देयर विल बी ए सेपरेट सेक्शन जहाँ मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा, एक एक चीज़ को इंटरलिंक करूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, न्यू कमर हो या वेटरन हो, सबके लिए फायदेमंद होगा. ठीक है, पहला पार्ट तो ये मैं आज से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. सेकंड थिंग इज द डायमेंशन फैक्ट्री के बारे में जो मैंने कहा है, तो द डायमेंशन फैक्ट्री तो होगा ही, बट आई हैव डिसाइडेड कि उसमें टॉपर्स कॉपीज को भी इनकलकेट किया जाएगा. जस्ट सपोज कि ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 ओवर द ईयर्स उन्होंने एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और आप कैसे सॉल्व करोगे, दोनों में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट वाइज मैनर में, एज आई हैव सेड कि हम ट्राई करेंगे कि हम क्या लिखने वाले आंसर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को, जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, एंड उन्होंने कैसे लिखा. पार्ट वाइज मैनर में मतलब 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में जो तोड़ते हैं क्वेश्चन की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग. सो एंड दिस आंसर इज फ्रॉम AIR1 जो 2020 के हैं, शुभम कुमार. तो उन्हीं के आंसर को मैंने लिया है और ऐसे हम करेंगे सो दैट चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो हम टॉपर्स कॉपी से और बेटर वे में समझ सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इस आइडिया को हम लाएं. ठीक है, सो लेट अस गो टू द टुडेज आर्टिकल. सो आर्टिकल से पहले पहला सेक्शन जो हमारा होता है कोट वाला सेक्शन, आज का कोट है, यू मे हैव टू फाइट अ बैटल मोर देन वंस टू विन इट. सो आज का ये कोट है एंड ये इस तरह के कोट आपको ऐसे में मल्टीपल टाइम्स दिखते हैं. तो आप लोगों को करना क्या है, आज इस कोट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो आपको कीवर्ड्स लगते हैं वो दिखाओ कमेंट सेक्शन में, एंड एक सुंदर सा एग्जांपल दे सकते हो साइंस एंड टेक में, या इंडिपेंडेंट जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उससे दे सकते हो, जैसे महात्मा गांधी ने मास मूवमेंट मल्टीपल टाइम्स करे थे, या साइंस एंड टेक में जैसे मैंने बोला चंद्रयान जो है फेलियर्स के बाद भी ट्राई किया गया एंड देन, या एलन मस्क का एग्जांपल ले सकते हो, फाल्कन जो उनके रॉकेट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ. तो फिर से रिपीट करता हूँ कोट, यू मे हैव टू फाइट अ बैटल मोर देन वंस टू विन इट. ठीक है, ये कोट है एंड आपको कीवर्ड्स पहले सेलेक्ट करना है एंड आपको एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स देना है एंड सबको करना है. दिस इज अ रिक्वेस्ट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट. यू डोंट नो हाउ दिस प्रैक्टिसेस या इस तरह के एक्सरसाइज जो छोटे छोटे होते हैं आपको हेल्प करेंगे. अभी आपको नहीं लग रहा है बट धीरे धीरे आपको समझ आएगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. पहला आर्टिकल है और ये 17 अगस्त का आर्टिकल है, मतलब कि कल का. ये मुझे अच्छा लगा, ये द हिंदू में आया था एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, आपको पता चलेगा धीरे धीरे जब हम सेपरेट सीट पे उसको डिस्कस करेंगे. सो गवर्नमेंट सेज एससी कैन नॉट ट्रीट गवर्नर्स एज एलियंस और फॉरेनर्स. तो सेंटर में गवर्नर है, गवर्नर का रोल जो है एक बिल को एक्ट बनाने में, सिग्नेचर जो गवर्नर की जरूरत होती है, एंड गवर्नर को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी है एंड देन उन पावर्स पे जो उनको पावर्स दी गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट है उसको भी हम देखेंगे और उसके बाद फर्दर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. आज का जो द हिंदू इसमें पहला आर्टिकल जो है, ग्रासलैंड इन्वेडर्स स्टिफल असम्स आइलैंड लाइक नेशनल पार्क. ठीक है, इसमें डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क की बात की गई है और वहाँ पे ग्रासलैंड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट में. अब एक होता है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट. इसके बीच में भी डिफरेंस देखेंगे, आर्टिकल के थ्रू देखेंगे, आर्टिकल्स में जो लाइन है उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. सो द हिंदू पेज नंबर, आज के द हिंदू पेज नंबर 6 में है. नेक्स्ट आर्टिकल इज नामीबिया. सो प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले 5 कंट्रीज के दौरे पे गए थे, तो लास्ट उनका जो विजिट था वो नामीबिया में था. तो नामीबिया कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, हिस्टोरिकली क्या डेवलपमेंट, हिस्टोरिकली कैसे इंडिया और नामीबिया जो रिलेशन है वो डेवलप हुआ है, एंड बहुत सारी चीज़ों को, मतलब फैक्टर्स को हम देखेंगे. सो ये आपका IR का आर्टिकल, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 द हिंदू में, ये आप एडिटोरियल पेज में इसमें लिखा हुआ है, मतलब पब्लिश हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑनर किलिंग्स. सो यू नो कि कास्ट सिस्टम, एंड कास्ट सिस्टम का ही एक ऑप्शूट है ऑनर किलिंग्स. तो ये सदर्न स्टेट्स में ऑनर किलिंग्स की जो नंबर है वो बड़े हैं. ऑल दो सदर्न स्टेट्स में क्या है, कास्ट सिस्टम जितना प्रिवलेंट नॉर्थ में है, जितना रिजिड या स्ट्रॉन्ग नॉर्थ में, उतना साउथ में नहीं है, बट स्टिल ऑनर किलिंग जो है वो बढ़ रही है साउथ में. तो एक तरह का पैराडॉक्स है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आर्टिकल के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट वन इज एंड सोसाइटी का पार्ट है कास्ट सिस्टम, जीएस पेपर 1 सोसाइटी. ठीक है, पेज नंबर 11 में द हिंदू. द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज पेटेंट लैंडस्केप. सो पेटेंट के बारे में देखेंगे, कैसे इंडिया मतलब कि ओवर द 20-25 ईयर्स ग्रो किया है नंबर ऑफ पेटेंट्स में, एंड स्पेशली यूनिवर्सिटीज का रोल इस नंबर ऑफ पेटेंट्स बढ़ने में, रजिस्टर करवाने में. कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी बॉडी पेटेंट के लिए है, पेटेंट होता क्या है, ऑफिशियली क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्पेशली दिस आर्टिकल इज फॉर योर मेंस. बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है, उन डेटा को आर्टिकल के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे. द हिंदू पेज नंबर 9. ठीक है, और ये आपका GS3 का जो साइंस एंड टेक है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो. एंड नेक्स्ट आर्टिकल जो मेंस इनरिचमेंट वाला, प्योर मेंस इनरिचमेंट वाला आर्टिकल, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं. वैसे ऑनर किलिंग को भी कर सकते हैं, नामीबिया को, मेनली तो मेंस वाला ही है आज का. बट ये जो एक अच्छा एग्जांपल है स्कूल्स फॉर हस्बैंड्स, मतलब मैंने ये आर्टिकल देखा तो मुझे लगा कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं कैसे जो जेंडर जस्टिस है उसको बेटर करने के लिए, जो क्या कह सकते हैं, बोलते हैं ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं. स्पेशली मेल को पता चले रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन के बारे में. ठीक है, उस अवेयरनेस कैसे हम कम्युनिटी बेसिस पे फैला सकते हैं, तो उसी पे ये आर्टिकल है. और ये इंडिया में खास करके सोसाइटी में या वुमेन से रिलेटेड जो इशूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, और ये आपको जॉट डाउन करना है अपने मीन्स के लिए, मीन्स. ठीक है, सो ये द हिंदू पेज नंबर 15 में. लेट अस गो टू द फर्स्ट आर्टिकल. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. पहला आर्टिकल है, गवर्नमेंट सेज सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ट्रीट गवर्नर्स एज द एलियंस और फॉरेनर्स. ठीक है, सो सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक्स बताता हूँ, तब हम इस आर्टिकल पे आएंगे तो और बेटर वे में इसको समझ पाएंगे. आपको पता है एक बिल जो है एक्ट कब बनता है,
जब दोनों हाउसेस से पास हो, चाहे पार्लियामेंट हो या जिस स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेस हैं, मैक्सिमम में तो सिंगल हाउस है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब इन हाउसेस से पास हो जाती है ना बिल, तो वो जाता है जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, चाहे सेंटर का हो या स्टेट का, उसके पास उसकी सिग्नेचर की जरूरत होती है। तो सेंटर में वी हैव द प्रेसिडेंट, उनकी सिग्नेचर चाहिए, उनकी असेंट चाहिए। एंड इन द स्टेट द एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का कौन होता है? गवर्नर होता है। अब मुझे ये बताइएगा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 153 में या 154 में? फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, सो बिल जो है जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो पास होने के बाद उन हाउसेस से जाता है रिस्पेक्टिवली, चाहे प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो। जब ये बिल गया तो एसेंट मिला, तो साइन हुआ, तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो एक चीज तो ये आप समझ गए होंगे, बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या है। जब हर एक हाउस से पास हो गया हो एंड प्रेसिडेंट या गवर्नर ने साइन कर दिया हो रिस्पेक्टिवली, चाहे स्टेट में हो या सेंटर में। ठीक है, उसके बाद वी हैव गवर्नर। देखो सेंटर में किसको पावर दी गई है बिल को पास कराने की? ये प्रेसिडेंट के पास। एंड आर्टिकल 111 में इसके बारे में है कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, वीटो पावर्स या जो भी पावर्स है ना प्रेसिडेंट को, इम्प्लिसिटली उसमें लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर स्टेट लेवल पे आओ, स्टेट लेजिस्लेचर में आओ, तो ये पावर आर्टिकल 200 एंड 201 में गवर्नर के लिए है सेपरेटली। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। हमें अभी प्रेसिडेंट का नहीं पढ़ना है क्योंकि ये गवर्नर से रिलेटेड है, सो अभी इसका यूज नहीं है। किसी और आर्टिकल में कभी आया तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, आएगा ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है गवर्नर के लिए अंडर 200 एंड 201, एंड प्रेसिडेंट की भी वहां पे इंपॉर्टेंस है, उनकी भी जरूरत पड़ती है। अब कैसे, तो हम समझेंगे। सो आर्टिकल 200 में क्या है एंड 201 में क्या है, सो इसको देखेंगे। चलिए देखो, आर्टिकल 200 में है गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो वो एसेंट दे सकते हैं, मतलब हामी, विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, उस बिल को जो उनके पास स्टेट लेजिस्लेचर ने भेजा या लेजिस्लेटिव असेंबली जो काउंसिल है दोनों ने मिलकर भेजा है, तो इसको रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड रिटर्न भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्टीज रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, रिटर्न कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप ना इसको फिर से रिकंसिडर करो। एंड बट मनी बिल पे वो अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रहे, मनी बिल पे ये चीज अप्लाई नहीं होती है। सो चार चीजें हमने देखी। पहला तो हाँ बोल दिया, असेंट दे दिया, विथहोल्ड कर दिया मतलब नहीं दिया। थर्ड थिंग इज प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया। तो फोर्थ थिंग इज रिटर्न किया रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन बिल जो है मनी बिल नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है रिकंसिडरेशन के लिए। अब देखो, अब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, किसने? गवर्नर ने। तो अब जो वापस स्टेट लेजिस्लेचर फिर से पास करके गवर्नर को भेजेगा ना वो बिल, तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा। इफ द लेजिस्लेचर रीपासेस द बिल, द गवर्नर मस्ट गिव असेंट, नो फर्दर डिस्क्रिशन। ठीक है, आप आर्टिकल 200 समझ गए। ठीक है, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, ये पॉइंट याद रखना। अब हम आते हैं आर्टिकल 201 पे। ये क्या कहता है? अब क्या है, प्रेसिडेंट रोल ऑन रिजर्व बिल्स। अब प्रेसिडेंट ने मतलब कि गवर्नर ने अंडर 200 एक बिल को रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके बेसिस पे गवर्नर जो है बिल को रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उससे अलग अगर आप चीजें करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दी गई है स्टेट गवर्नमेंट, उससे ज्यादा आप आगे बढ़ के कोई लॉ बनाते हो। ठीक है, सो उस समय में इस पे गवर्नर जो है बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट। अब क्या है, प्रेसिडेंट के पास बिल गया तो क्या होगा अंडर आर्टिकल 201? अब प्रेसिडेंट या तो असेंट दे देंगे, वही बात, हाँ बोल देंगे, विथहोल्ड कर देंगे मतलब रिजेक्ट कर देंगे, या रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन इफ नॉट अ मनी बिल। अगेन यहाँ भी मनी बिल नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। आपको भी याद है गवर्नर भी भेज सकते हैं, बट गवर्नर एक बार ही भेज सकते हैं। दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है कि मनी बिल जो है वो नहीं भेज सकते हैं वापस टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इफ लेजिस्लेचर रीपासेस बिल गोज अगेन टू द प्रेसिडेंट। अब जैसे आपने पढ़ा गवर्नर के समय में क्या था कि बिल अगर गवर्नर ने पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, अगर लेजिस्लेचर ने उसको रीपास करके भेजा गवर्नर को, तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर को असेंट देनी ही पड़ेगी। बट हियर ऐसे केस में अंडर आर्टिकल 201 गवर्नर जो है प्रेसिडेंट जो है जरूरी नहीं है कि वो असेंट दे, नॉट बॉन्ड टू गिव द असेंट, एंड यही इशू है। ठीक है, और हम समझेंगे कैसे। तो एंड इवन आफ्टर रिकंसिडरेशन, समझ गए 201 में क्या प्रेसिडेंट के पास जो एक्स्ट्रा पावर दी गई है एज कंपेयर टू गवर्नर, रिकंसिडरेशन जो है आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पावर्स में जब कंपैरिजन होता है तो यहाँ प्रेसिडेंट के पास थोड़ा अपर हैंड है एज कंपेयर टू गवर्नर। कंपैरिजन में हम बात करते हैं ना, तो मोस्टली गवर्नर को ज्यादा हम दिखाते हैं कि उसके पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे अगर देखो तो। बट इस पॉइंट को ज्यादा लोग नहीं उठाते, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसी बात पे क्या हुआ कि तमिलनाडु में अभी करेंट गवर्नर है RN रवि। ठीक है, सो ये चीज हमने देख ली। अब हमें देखना है कि एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया अप्रैल 2025 में, और उस जजमेंट में जो इशू था तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस तमिलनाडु गवर्नर के बीच में, इशू ये था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो बहुत सारे बिल को ना पास नहीं कर रहे हैं एंड उसको रोक रहे हैं, इंडेफिनिट डिले कर रहे हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर उनके पास भेज रही है। तो इसी चीज को लेकर जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है, इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड उसी सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखता है कि जो लैंडमार्क जजमेंट है इसको भी आप जॉट डाउन कर लेना। स्टेट ऑफ द तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 8 अप्रैल का है। अब इसमें क्या है कि जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना आर्टिकल 200 एंड 201 के अंदर, उसी के बेसिस पे कुछ टाइम बाउंड वे में बोला गया है चीजों को करने। जैसे गवर्नर के लिए क्या बोला है अंडर 200 आर्टिकल 200, गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन अ मंथ इफ गिविंग असेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल। अगर आपको असेंट देना है तो विद इन 1 मंथ के अंदर ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको।
मतलब समझ रहे हो क्या क्या पावर्स थे? असेंट देना, विथहोल्ड करना, रिकंसिडरेशन के लिए भेजना एंड प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना। ये 4 हैं अंडर आर्टिकल 200। आप लोगों को मैंने बताया अच्छे से। तो जब अगर बस असेंट की बात हो तो विद इन 1 मंथ ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इफ विथहोल्ड असेंट मतलब रिजेक्ट करना है या रिटर्न करना है टू द लेजिस्लेचर या रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, तो इन तीनों कंडीशंस में आपके पास 3 मंथ्स है, मतलब गवर्नर के पास 3 महीने कि आपको इसमें डिसाइड करना है। एंड रीजन भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको लेजिस्लेचर को, ये भी ध्यान रहे। देन इफ द लेजिस्लेचर रीपासेस द बिल द गवर्नर मस्ट गिव। अब देखो, अब गवर्नर जो है जैसे फॉर एग्जांपल रीपास करता है तो कोई टाइम लिमिट नहीं था कि कितने दिन में वो जजमेंट देता, सॉरी असेंट देता। जैसे यहाँ आर्टिकल 200 के अंदर हमने पढ़ा ना कि इफ लेजिस्लेचर रीपासेस द बिल द गवर्नर मस्ट गिव असेंट। असेंट तो देगा लेकिन टाइम बाउंड में नहीं था, टाइम लिमिट नहीं था। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू ये बोला कि विद इन 1 मंथ आपको रिकंसिडरेशन के लिए आपने जो लेजिस्लेचर में भेजा है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। देयर आफ्टर आर्टिकल 201 के अंदर क्या है कि वंस अ बिल इज रीपास्ड आफ्टर द रिकंसिडरेशन द गवर्नर कैन नॉट रिजर्व इट अगेन फर्दर। ये भी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कि एक बार रीपास हो गया आफ्टर रिकंसिडरेशन, उसको आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते हो, गवर्नर नहीं कर सकता है। बट देयर इज अ कंडीशन, एक्सेप्शनल केस अगर होगा, सब्सटैंटिव न्यू अमेंडमेंट्स अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो मे बी देयर इज अ चांस इज दैट देयर आर चांसेस दैट कि इसको इंक्लूड मतलब कि आप इसको 1 मंथ वाला जो सॉरी रिकंसिडरेशन वाला जो गवर्नर के पास पावर है वो जो है सॉरी रिजर्व करने वाला जो पावर गवर्नर के पास है उसको वो यूज कर सकता है एक्सेप्शनल केसेस में। अब प्रेसिडेंट के लिए क्या आर्टिकल 201 में, तो प्रेसिडेंट टू मस्ट एक्ट विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिसीविंग अ रिजर्व बिल। मतलब उनको भी 3 महीने के अंदर जो अगर बिल आया है ना, जो रिजर्व बिल गवर्नर ने अंडर आर्टिकल 200 भेजा है, या तो इधर असेंट देना पड़ेगा, विथहोल्ड करना पड़ेगा, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन विद इन 3 मंथ्स यू हैव टू डिसाइड। अब और एक चीज और है जुडिशियल रिव्यू, कि आपको ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। जो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पास पार्ट्स है ना, जो एक्शंस वो लेती है अंडर आर्टिकल 200 एंड 201, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। ठीक है, अब ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया एससी जजमेंट जो अप्रैल में आया। अब हम देखते हैं अब क्या हो रहा है, और यही है इस आर्टिकल के बारे में। सो द आर्टिकल इज कि अब इस आर्टिकल में क्या हुआ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया आर्टिकल 142 का, जो कि कंप्लीट जस्टिस है। ठीक है, जो ये पूरा जजमेंट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पावर्स व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 200 एंड 201, तो इसमें कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। जजमेंट का नाम पता है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, जो स्टेट ऑफ एग्जैक्ट नेम क्या है एक बार देख लेता हूं मैं भी, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस है। ठीक है, ये लिख लेना है, इसको जॉट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 143 के अंदर। अब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है इस जजमेंट पे कि आप एक बार इस पे क्लैरिटी दो। ठीक है, देखो, द प्रेसिडेंट रेफरेंस टू बी हर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस बी.आर. गवई फ्रॉम ट्यूसडे, मतलब कल से। तो आपने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ने पूछा है, और इसी पे जो सेंटर है उसने भेजा टू द सुप्रीम कोर्ट की जो गवर्नर है ना वो एलियन या फॉरेनर नहीं है, और पोस्ट ऑफिस नहीं है, मियर पोस्ट ऑफिस नहीं है, एक हैस्टी लेजिस्लेशन जो है उसको चेक करता है गवर्नर का पोस्ट। सो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो जो डिस्प्यूट है ना, जो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है गवर्नर को अंडर आर्टिकल 200 या 201 कह सकते हो, कि एक बिल को हैस्टी लेजिस्लेशन जो है उसको रोकने के लिए, चेक करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया, उस पर एक तरह से टाइम बॉन्ड लिमिट लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपको जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसी चीज को लेके प्रेसिडेंट ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आप बताओ कि किस बेसिस पे मतलब कि ये जो आपने टाइम बॉन्ड, ये सारी चीजें आपने जजमेंट में दी है, वो उसको आप मतलब एडवाइस मतलब दो, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये ना मुझे समझाओ, मुझे एक्सप्लेन करो। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलफनामा डाला है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द गवर्नर इज देयर फॉर टू चेक द हैस्टी लेजिस्लेशन। ठीक है, उसी बेसिस पे ये चीजें हो रही थी। अब इस पे जजमेंट जो है जो प्रोसीडिंग्स है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, और आगे और इस पे क्लैरिटी आएगी। इसी चीज पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बोला, तमिलनाडु सबमिटेड दैट द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कुड नॉट बी यूज्ड, जो प्रेसिडेंट का रेफरेंस है अंडर आर्टिकल 143, इसको यूज नहीं कर सकते हैं, रीओपन और नलीफाई द टॉप कोर्ट्स जजमेंट है अंडर मतलब जो 8 अप्रैल को जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट, उसको रीओपन आप नहीं कर सकते। तमिलनाडु ने आर्ग्यू किया है, तो सेंटर ने ये लिख कर भेजा, एंड अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देगी, क्या जो डिस्कशन होगा या जो भी बी.आर. गवई साहब जो प्रेसिडेंट को बताएंगे अंडर 143, ये चीजें और क्लैरिफाई होंगी। और ये पूरा आर्टिकल आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन सो दैट आपको चीजें समझ आई हो, एंड पूरा जजमेंट जो दिया गया था अप्रैल में, डेडलाइन जो है टाइम बॉन्ड मैनर में, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई हो, जिसमें मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि बिल और एक्ट क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट लेजिस्लेचर कैसे बिल को लॉ बनाती है, सेंट्रल नहीं पार्लियामेंट। ठीक है, एंड देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस दिए गए हैं टू द गवर्नर की कैसे वो असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, एंड देयर आफ्टर जो रिजर्व कर सकता है बिल, एंड उसी रिजर्वेशन ऑफ बिल पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उस जजमेंट को हमने समझा, एंड आगे क्या हो रहा है, आगे क्या डेवलपमेंट्स है उसको भी समझा। ठीक है, आई होप कि आपको और बेटर वे में चीजें समझ आ गई हो। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में मेनली जो डिब्रू सैखोवा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ है आपको पता है, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है वो है असम में। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ये रहा असम,
ये है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, एंड मेंस के लिए भी है, बट प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। स्पेसीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दो स्पेसीज हैं, फेरल हॉर्सेस एंड बंगाल फ्लोरिकैन, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिब्रू सैखोवा देखो, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, एंड देन देयर इज डिब्रूगढ़ जो है। अब यहाँ पे ये है, इसका लोकेशन क्या है कि ये रहा दिब्रू सैखोवा, ये बहती है ब्रह्मपुत्रा इसके नॉर्थ में, एंड साउथ में रिवर डिब्रू, एंड डिब्रू इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये मिल जाती है। तो इस बीच में है हमारा दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। एंड असम में टोटल 7 नेशनल पार्क है, ठीक है। 6th and 7th ऐड हुआ है रिसेंटली 2021 में। देख लो आप इनका लोकेशन, खास करके ये ब्रह्मपुत्रा वैली, पूरा ये ब्रह्मपुत्रा में ही जिस तरह से ब्रह्मपुत्रा आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सो उसके आसपास है मेनली। तो इस पे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में दिख जाता है कि रिवर जो है कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज के थ्रू पास करती है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि नॉर्थ में भी है ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड साउथ में डिब्रू रिवर है, उसके बीच में ये है, ठीक है। सो लोकेशन पता चल गया। नाउ डिस्कस द इशू क्या है पूरा, ये एक बार मैं बता देता हूँ। तो असम में क्या हुआ कि जो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है वहाँ पे एक स्टडी की गई है, और स्टडी में पता चला है कि कुछ स्पेसीज हैं जो नेटिव स्पेसीज है, ठीक है। 2 स्पेसीज इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे। एंड वो नेटिव स्पेसीज इन्वेसिव स्पेसीज के साथ मिलकर जो ग्रासलैंड है, जो लैंडस्केप है दिब्रू सैखोवा का, उसको डिग्रेड कर रही है, ठीक है। डिग्रेडेशन का क्या मतलब, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की ओर ले जा रही है, कैसे क्या सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आपको लोकेशन मैप पे पता चल गया। जो 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज की अभी मैंने बात करी जो इसमें इन्वॉल्व है, सॉरी 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज पहले हम डिस्कस करेंगे जो दिब्रू सैखोवा में, देन वी विल गो टू द इन्वेडर एंड एलियन स्पीसीज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज में पहला है फेरल हॉर्सेस, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ब्रिटिशर्स ने इसको लाया था, मतलब कि ये अभी 200 इनका टोटल पॉपुलेशन 200 के अराउंड है, एंड ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। IUCN के स्टेटस पे देखो तो ये थोड़े यूनिक हॉर्सेस हैं, और इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता। मतलब आपको अगर आपको ये ओपन फॉरेस्ट में दिखते हैं, मतलब असम की मैं बात कर रहा हूँ, दिब्रू सैखोवा में, इसको आप डोमेस्टिकेट करके नहीं रख पा रहे हो। एंड ये आए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, ठीक है। एंड कहा जाता है सेंट्रल एशिया में इनका मतलब नेटिव सेंट्रल एशिया है। तो ये 200 के नंबर में, एंड ये आपको दिब्रू सैखोवा में ही दिखेंगे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपको पता है 200 के आसपास ही इनकी संख्या है। नेक्स्ट जो स्पेसीज इंपॉर्टेंट है दिब्रू सैखोवा में वो है बंगाल फ्लोरिकन। अब बंगाल फ्लोरिकन जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये नेटिव है मतलब कि कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया में, खास करके बंगाल में, असम में, एंड वियतनाम, सॉरी ये कंबोडिया, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, मतलब इनकी भी नंबर बहुत कम है। ये इसको हम वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ बस्टर्ड कह सकते हैं। आपने पढ़ा ना द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसी से सिमिलर है। इनका वेट ज़्यादा होता है, हेवी होते हैं, और इनको मतलब कि मास लेवल पे किलिंग करते हैं फॉर द मीट एंड ऑल। सो इनकी संख्या बहुत घट गई है, और ये आपको दिखेंगे दिब्रू सैखोवा में ही। तो इन 2 स्पीसीज के बारे में हम जान गए। नाउ टॉक अबाउट जो 2 नेटिव स्पीसीज हैं जिनका हाथ है दिब्रू सैखोवा, DSNP नेशनल, तो इसको हम DSNP बोल सकते हैं नेशनल पार्क। सो लेट अस सी कि 2 इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, नेटिव है, 2 नेटिव हैं, और बाकी इन्वेसिव स्पीसीज है। पहला है, देखो मैंने दिखाया अच्छे से, हाँ, नेटिव इन्वेडर्स जो है 2 हैं, उसमें है बॉम्बैक्स सिएबा, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, और इसको लोकली कहते हैं सिमालू। सेकेंड वन इज वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, लेजर स्ट्रोमिया स्पेसियोसा, एंड इसको लोकली कहते हैं अजार, ठीक है। एंड इसको फ्लावरिंग प्लांट्स में काउंट किया जाता है, ओके, नेटिव फ्लावरिंग ट्रीज, बट हैव टर्न्ड इन्वेसिव इन द इकोसिस्टम ऑल्टरिंग ग्रासलैंड बैलेंस। देखो फेरल हॉर्सेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये हो चुका है। दिब्रू सैखोवा का लोकेशन भी हमने देख लिया, यूनिक है, ठीक है। सो आर्टिकल में हम चलते हैं, एंड अब फोकस करते हैं आर्टिकल के थ्रू। सो जो नेटिव ग्रासलैंड इन्वेडर्स हैं हमने देखा, बॉम्बैक्स सिएबा एंड लेजर स्ट्रोमिया स्पेसियोसा, ठीक है। सिंपल समझो सिमालू एंड अजार, ठीक है। देयर इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोसिस्टम हैज बीन वरिंग एज दैट ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज। अब इन्वेसिव स्पीसीज में कुछ श्रब्स हैं, ये रहा, एंड ये, और कुछ हर्ब्स भी हैं। अब ये लोग मिलकर कर क्या रहे हैं, लोग कह रहा हूँ मैं। सो द स्टडी टिल्टेड ग्रासलैंड इन फ्लक्स एनालाइजिंग द लैंड यूज ऑफ लैंड कवर, मतलब जो स्टडी की गई है फ्रॉम नेशनल पार्क बनता है कब, दिब्रू सैखोवा 1999 में। ये इतना याद रख पाना मुश्किल है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी हम सीधा आते हैं, नहीं पहले ये देख लेते हैं क्या मतलब कैसे वेजिटेशन है इन दिब्रू सैखोवा में। तो इसमें देखते हैं कि ग्रासलैंड जो है ना वो 28.7% है दिब्रू सैखोवा में। फिर है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो 25%, मतलब ये 2013 की बात है, तब इतनी थी। अब क्या हुआ है ना कि डिग्रेडेड श्रब लैंड जो है बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट क्लास। देखो ग्रासलैंड कन्वर्ट हो गया श्रब लैंड में, और अब जो है डिग्रेडेड फॉरेस्ट एक्सपेंडेड टू 75 पॉइंट इतना %। अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी ग्रासलैंड कवर्ड 28 पॉइंट इतना % इन 2000 में, मतलब 13 में ये घट रहा है, इतना घट गया, ठीक है। सो माय पॉइंट इज, इसको अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये इसकी जरूरत नहीं, बस समझना है कि एक तो ग्रासलैंड है, सबसे पहले ग्रासलैंड हुआ करता था, देन मतलब सबसे ज्यादा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करता था। अब ये इसमें डिग्रेड हो रहा है। अब मुझे ये समझाना है आपको इस आर्टिकल में कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन में क्या फर्क है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट में है कि ग्रीनरी जो है वो कम नहीं हो रही है, मतलब ग्रीनरी इन द सेंस की पेड़ काटे नहीं जा रहे हैं, कुछ स्पेसीज जो है जो कम, जिनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है, वो रिप्लेस कर रहे हैं पहले जिनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी,
ठीक है। एंड डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ कट कर देना, वो नहीं हो रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, और रिप्लेस नेचुरली हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा, एल्स पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। और बहुत सारे स्पेसीज है, मैंने दो स्पेसीज तो स्पेशली बात करी, तो उनका हैबिटेट लॉस ऑलरेडी हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत लॉस होगा, ठीक है। सो चलते हैं तीसरा आर्टिकल, दैट इज नामीमिया वाला, इंडिया सोज अ न्यू वे टू इंगेज अफ्रीका, ठीक है। सिंपल है, नामीमिया है कहाँ, ये रहा नामीमिया, ठीक है। अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करती है, मतलब ओपन अटलांटिक ओशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, बताना आप, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, बताना कौन सा डेजर्ट है नामीमिया में, ठीक है। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ज़ाम्बिया, अंगोला, साउथ अफ्रीका, एंड देयर इज लिसोथो। ये कंट्री जो है ना साउथ अफ्रीका के अंदर है, मतलब बहुत यूनिक है ये चीज़, देखना, ठीक है। एस्वाटिनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। सो सदर्न अफ्रीका की बात, इसका लोकेशन ये रहा, ओके। अब इसमें से बताओ कि क्या नामीमिया के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। सो ये नामीमिया का लोकेशन है। हम हिस्ट्री देखते हैं, सबसे पहले नामीमिया है कहाँ, लोकेशन, फिर रिलेशन जो हमारे साथ इनकी रही है, कैसे डेवलप हुई है, फिर अभी रिसेंट जो विजिट हुई है इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि और भी क्या चीज़ें हो सकती है नहीं हुई, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है, उस पर अभी बात नहीं हुई है, हमें करनी चाहिए, ठीक है। एंड वे फॉरवर्ड, ठीक है। सो लोकेशन हो गया। रिलेशन में हम देखते हैं कि कैसे डेवलप हुआ इंडिया एंड नामीमिया का रिलेशन। तो नामीमिया जो था 1915 से, अगर देखो 1915 से पहले जर्मनी का एक कॉलोनी था, देन 1915 से 1990 के बीच में साउथ अफ्रीका का कॉलोनी बन गया, और 1990s में, अर्ली 1990s में इसको इंडिपेंडेंस मिली। अब इसके इंडिपेंडेंस में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे, तो जस्ट सी कि साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो नामीमिया को इंडिपेंडेंट कराना चाहती थी। तो न्यू दिल्ली होस्ट स्वापोज फर्स्ट डिप्लोमेटिक ऑफिस, ठीक है। तो ये 1990s की बात है। अब ये रहा फर्स्ट स्टेप जो है, एंकर्स डिप्लोमेसी इन शेयर्ड एंटी कॉलोनियल हेरिटेज, और जिसमें न्यू दिल्ली का रोल था अर्ली 1990s में। इसके बाद हम देखते हैं कि 1990s में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए, अर्ली टाइज स्टार्ट हुआ, रिलेशंस कंटिन्यू फिर होता है, बट इंडियाज अफ्रीकाज एंगेजमेंट ऑफन क्रिटिसाइज फॉर द इंप्लीमेंटेशन गैप्स, मतलब कि वादे तो बहुत होते हैं पर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। बट अभी इसको रिवैम्प किया गया है, रिन्यू किया गया है, एंड प्राइम मिनिस्टर बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब कंट्रीज हेड कह सकते हो, जिन्होंने नामीमिया का दौरा किया है, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशल बनता है। अब आगे हम देखते हैं कि सेकेंड इज द हाईलाइट ऑफ द डेप्थ एंड द ब्रेथ ऑफ द करेंट जो कॉपरेशन है न्यू दिल्ली के बीच में और नामीमिया के बीच में, जो टोटल बायलैटरल ट्रेड कहो तो $800 के बीच $1 मिलियन है, एंड इंडिया जो है ना 12 बिलियन डेवलपमेंट पार्टनरशिप अफ्रीका के साथ करती है। तो नामीमिया भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ पे ये पार्टनरशिप है। अब इसमें और एक चीज सिग्निफिकेंट है, मोर सिग्निफिकेंट है, इंडिया टारगेटेड जो इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रही है, सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए वहाँ नामीमिया में, इंक्लूडिंग द इंडियन नामीमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। इन चीजों को लिखते हैं ना तो हम अपने मेंस में पॉइंट सब्सटेंशिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अफ्रीका रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो नामीमिया में जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि नाम इसमें आप एग्जाम्पल में से शो कर सकते हो, जो सेंटर ऑफ इंडिया नामीमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है, या मतलब जो कि आईटी में है, और दूसरा नामीमिया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियाज विंग, वहाँ पे ये ओपन किया गया है। नामीमिया जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस है कि यूनिवर्सिटी इंडिया विंग उसमें ओपन किया गया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नामीमिया ओंग वेडिवा कैंपस जो है वहाँ पे फंड करती है, 12 मिलियन ग्रांट इंडिया कर रही है। तो दूसरा एस्पेक्ट रिलेशनशिप का अगर देखो तो एक तो हमने देखा क्रोनोलॉजिकली कैसे हमारी रिलेशन रही है नामीमिया के साथ, कैसे रिन्यू हो रही है। तो और उसके बाद जो टाइज है ना रिसेंट विजिट में, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट्स में भी बहुत सारी चीजें कही। तो पहला तो हमने देखा कि कल्चरल या हिस्टोरिकल जो टाई रही है। सेकंड जो है वो हम जो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो ट्रेड है, ठीक है, रिसेंट विजिट में ये चीजें हाईलाइट हुई। और द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन भी यूपीआई पे आया था। Namibia's recent adoption of India's unified payment interface and first country in Africa to implement this signals a quite revolution, ध्यान रहे फर्स्ट कंट्री, ठीक है। सो हमने ये देखा। अब देखो नामीबिया का सबसे खासियत क्या है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो कि अफ्रीका में बहुत रेयर है। रिच मिनरल रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडियाज एंगेजमेंट, ये रीजंस हैं जहाँ पे आपको बनाता है इंडिया को, ये फेवरेबल बनाता है कि और रिलेशन बेटर हो पाए, ठीक है। मोर देन अ बायलैटरल पार्टनर, नामीबिया इज अ की कोलैबोरेटर इन ग्लोबल साउथ ब्रॉडर एफर्ट्स, समझ रहे हो, सिंपली ग्लोबल साउथ जो कॉपरेशन है। एंड इंडियाज डेवलपमेंटल एम्बिशंस आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर अनइवन इंप्लीमेंटेशन, और ये इसी बात पे जोर देता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है पहले से हमारे कंट्री के हेड है जो वहाँ का उन्होंने विजिट किया 3 डेकेड्स में, ठीक है। एक और चीज है कि हमने एमओयू साइन किया इस दौरे में। एक एमओयू था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हेल्थ के लिए, दूसरा था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसमें कि नामीबिया का एक्सटेंशन, इसके लिए हमने मतलब ये एमओयू साइन किया गया। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया ने ही स्टार्ट किया है, जो हमने G20 की मतलब प्रेसिडेंसी की थी न्यू दिल्ली में, तो हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया सो दैट बायोफ्यूल को और भी कंट्री यूज कर पाए, ठीक है। एंड CDRI इसको भी हमने स्टार्ट किया है, कॉलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन दोनों में नामीबिया को लाया जा रहा है, तो इसको लेकर हमने एमओयू साइन किया। बट एक चीज मिसिंग है जो ध्यान देने वाली है, अब्सेंट वाज वेरी एनी मेजर एग्रीमेंट ऑन नामीबियाज क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व, इस पे हमने कोई मतलब डिस्कशन कह लो या एग्रीमेंट है हमने नहीं साइन की, जिससे हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। सो एक और है कि अभी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट होने वाली है, तो जो दोस्ती है और स्ट्रांग होगी इसी वजह से, नामीबिया के साथ जो हमारे संबंध है और बेटर हो रहे हैं, तो एंड कलेक्टिवली पूरे अफ्रीका के साथ। सो यही है पूरा आर्टिकल।
चीज़ें आप समझ गए होंगे, लोकेशन बता दिया, रिलेशन जो है कैसे डेवलप हुई है जब नामीबिया एक कॉलोनियल कंट्री थी, कॉलोनियल टेरिटरी थी तब से और अभी तक। एंड देन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे रिलेशन में है, ठीक है, हिस्टोरिकल जो हमारी रिलेशंस रहे हैं, सेकंड जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारा बायलैटरल टाई है, एंड द थर्ड थिंग इज यूपीआई। उसमें हम जो नामीबिया में हमने इंट्रोड्यूस किया ना, अफ्रीका का पहला कंट्री बना। और भी क्या हो सकता है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें हम एग्रीमेंट कर सकते हैं एंड ताकि इंडिया इंपोर्ट कर पाए, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम फॉर दिस आर्टिकल। चलते तीसरे, दिस इज द फोर्थ आर्टिकल आई गेस। फोर्थ आर्टिकल है ऑनर किलिंग्स। देखो कास्ट सिस्टम है सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बहुत सारे ऑफशूट्स हैं। उसमें वन ऑफ द ऑफशूट इज ऑनर किलिंग। होती क्या है ऑनर किलिंग, इसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑनर किलिंग है क्या, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया में जो पैराडॉक्स है उसको समझेंगे, ठीक है। एंड जो चेंजेस आ रहे हैं अभी रिसेंटली दुनिया में एंड इंडिया में, जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि फैमिली वैल्यूज या फैमिली से लोग सिंगल जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही है या लोग अकेले भी रहना पसंद कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी आर्टिकल में। एंड देयर आफ्टर क्रॉस रोड पे खड़ी है, मतलब जो कास्ट सिस्टम कह लो क्रॉस रोड पे है, तो इसको भी देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि आउट ऑफ ऑल द मैरिजेस 5% ही जो है वो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, ओनली 5% आउट ऑफ 100, एंड मोस्टली साउथ इंडिया में ये हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनर किलिंग है क्या, इसको देखते हैं कि एन ऑनर किलिंग इज अ मर्डर ऑफ अ फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर फॉर एलिजिबली ब्रिंगिंग डिसऑनर। अब डिसऑनर किस सेंस में, मतलब मर्डर किया डिसऑनर टू कास्ट, कम्युनिटी और फैमिली रेपुटेशन, ऑफन ड्यू टू इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिज। तो जब दो डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट कास्ट के लोग मैरी करते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि ये डिसऑनर है, कुछ नहीं, मेजोरिटी लोग मानते हैं कि ये एक तरह का डिसऑनर है। तो उसी को लेकर जो ये करते हैं उनकी किलिंग की जाती है, इसी को हम ऑनर किलिंग कहते हैं। रिफ्यूजल टू फॉलो द ट्रेडिशनल नॉर्म्स और एक्सरसाइजिंग पर्सनल चॉइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑनर किलिंग। अब ऑनर किलिंग में हम ये देखते हैं कि साउथ इंडिया में ना ऑनर किलिंग मतलब कास्ट सिस्टम जो है ना वो कम मतलब कि ये जो पूरा कास्ट स्ट्रक्चर सोसाइटी में वो कम देखा जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस एंड जो सोशल जस्टिस मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं ओवर 100 ईयर्स, इसकी वजह से ज़्यादा लोग उसकी तरफ नहीं है, बट प्रिविलेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट नॉर्थ इंडिया में वो ज़्यादा आपको दिखता है। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि कास्ट इंडिया जो में है, जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, डीपली रूटेड सोशल फेनोमेनन। कास्ट सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स नॉट जस्ट बिकॉज इंडिविजुअल इंसिस्ट बट बिकॉज फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एंड इंटायर सोशल स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू करता है, फोर्स करता है कि लेजिटिमाइज हो ये, ठीक है। अब एट द हार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम अगर देखो तो सोशल कस्टम्स पास्ड ऑन बाय द प्रोटेक्टेड विद इन द हाउस होल्ड। और ये कहाँ, मतलब घर में ही, फैमिलीज में भी आपको दिखेगा, यहीं से ये पूरा प्रोसेस या पूरा जो मतलब कि बच्चों में आता है एंड ये फिर आगे फर्दर जो है बढ़ता है, वो यहीं से दिखता है आपको फैमिलीज में। अब ऑनर किलिंग के बारे में देख लो, हमने डिस्कस कर लिया कि खास करके साउथ इंडिया में जो खास करके जो एससी कम्युनिटीज हैं, दलित्स हैं, वो जब मेन स्ट्रीम में आते हैं, दे गो टू अर्बन स्पेसेस, तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप में आपको दिखेगा कि दे गो टू मैरी, या रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ होता है जो अपर कास्ट या दलित हायरार्की में जो बोलते हैं ना, दलित से ऊपर कास्ट है, उनके साथ जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो इसी की वजह से कुछ कम्युनिटीज के लोग मानते हैं कि उनकी ऑनर चली गई एंड दे किल। अब देखो, जैसा मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में ना ज्यादा प्रिविलेंट है कास्ट सिस्टम, बट देयर इज अ पैराडॉक्स, साउथ इंडिया में कम है। बट इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि पैराडॉक्स तो है, डिस्टर्ब कर रहा है, बट जहां सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस कास्ट सिस्टम को दिखेगा वहीं पे थ्रेटनिंग का ज्यादा चांसेस होगा, इसीलिए आपको ये पैराडॉक्स दिख रहा है। ये इस मतलब कि पैराग्राफ में इस चीज को बोला गया, एंड ये डेटा मैंने बोल दिया कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्विस को आप लिख लेना, ये मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन अब देखो, कास्ट सर्वाइव्स बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड विद इन द फैमिली, एक जनरेशनल तरीके से ये आगे बढ़ता है, लोग इसको सीखते हैं। एंड हाउएवर अगर देखो तो फिजियोलॉजिकल कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इटसेल्फ इज चेंजिंग। अगर दुनिया में अगर देखो तो साउथ कोरिया, जापान और जो इंपॉर्टेंट डेवलप कंट्रीज है, सीइंग ड्रामेटिक शिफ्ट्स, मैरिज रेट्स आर फॉलिंग, फर्टिलिटी रेट्स आर एट हिस्टोरिक लोज एंड द ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट इज लूजिंग इट्स सेंट्रल प्लेस इन द लाइव्स। देख लो, ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस, आप इसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप देख सकते हो कि एंड न्यू मॉडल में क्या है कि न्यू पार्टनरशिप जो है, कोहिबिटेशन, सिंगल लिविंग एंड सेल्फ पेरेंटिंग और इमर्जिंग इंडियाज अर्बन यूथ आर स्लोली रिफ्लेक्टिंग द ट्रेंड टू, ठीक है। अब इन अदर वर्ड्स देखो तो फैमिली बिकम्स लेस सेंट्रल एंड शेपिंग रिलेशनशिप एंड सोशल, मतलब इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर भी कास्ट इन इंडिया इज एट क्रॉस रोड्स। ऑन वन हैंड वी सी मोर वायलेंट रिएक्शन, ऑनलाइन ग्लोरिफिकेशन, एक तरफ आपको दिखता होगा कि मैं इस कास्ट से हूं, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। ऑन अदर हैंड वी विटनेस स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक वॉइसेस अगेंस्ट ऑनर किलिंग्स, ये भी है। तो इन दोनों चीजों को आप तमिलनाडु में और बेटर वे में देख सकते हो, यही है। और इसमें वे फॉर्मेट में आप देख सकते हो कि बट इट ऑल्सो ऑफर्स होप इफ दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज एक्नॉलेज्ड, एड्रेस्ड एंड चैलेंज्ड। मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन, एक तरफ ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, दूसरी तरफ हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, अगर इसको हम एक्नॉलेज करें, एड्रेस करें एंड चैलेंज करें, तो जो इंगेजमेंट एंड डिजिटल, मतलब ये कास्ट सिस्टम का जो ये ऑप्शूट है, इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। इवन लार्जर पर्सपेक्टिव में कास्ट सिस्टम को भी हम एक तरह से एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आर्टिकल पूरा एक तरह से एसे की तरह है, अगर आप देखो तो छोटा सा एसे। आप लोग पूछते हैं ना, हम टॉपर्स की कॉपीज में जाएंगे, देखेंगे कैसे ऐसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं, ये आर्टिकल सबसे अच्छे एग्जांपल्स है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये तो पूरा डेटा वाला ही आर्टिकल है, खास करके साइंस एंड टेक में, ठीक है। पेटेंट्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे, पेटेंट्स क्या होते हैं।
अब इंडिया में कैसे पेटेंट्स का जो है नंबर बढ़ा है, मतलब कि एकदम से आपको दिखेगा कि कंपैरिजन जो हुआ है 2000 एंड 2023 के बीच में जो डेटा है उसमें आपको दिखेगा बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से ऐसी चेंजेस आए हैं। तो वो हम समझेंगे वन बाय वन एंड देन जो डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम यूज करेंगे। सो लेट अस डिस्कस पेटेंट होता क्या है। ठीक है, एक मिनट। सो पेटेंट क्या है कि इज एन एक्सक्लूसिव स्टैट्यूटरी राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970। ये पार्लियामेंट्री लॉ के अंडर इसको लाया गया है और ये आपको प्रिवेंट करता है, मतलब इट प्रोवाइड्स फॉर द पेटेंटी, जो पेटेंट देता है एक स्टैट्यूटरी राइट है। आप कुछ न्यू इन्वेंशन करते हो ना, आप जाते हो गवर्नमेंट के पास कि मेरा ये इन्वेंशन पेटेंट कर दीजिए, तो वो आपको क्या राइट देता है, राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूट पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट कंसेंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड 20 ईयर्स। ये आपको दिखेगा प्रीलिम्स के बहुत सारे एमसीक्यूज में 20 ईयर्स का होता है आपके पास पेटेंट का, एक बार जब आप कराते हो। ठीक है, और कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग। अब इंडिया में जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसी के एक ऑफिशियल बॉडी है दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, यही देती है आपको पेटेंट। ठीक है, सो ये है आपका पेटेंट इज अ, मतलब कि एक एक्सक्लूसिव स्टैट्यूटरी राइट है ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970। सो आपने पेटेंट समझ लिया। अभी क्या है ना कि हम ना मूव कर रहे हैं फ्रॉम बीइंग द कंज्यूमर टू क्रिएटर। क्रिएटर क्या, पेटेंट्स का, और अलग अलग फील्ड्स में। सबसे पहले हम देखते हैं, सो कंपेयर किया जाए इंडिया का जो चार्ट 1 है, ये जो चार्ट 1 है इसमें हम देखेंगे तो इंडिया जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023 इंडियन ओरिजिन जो फीलिंग्स सप्रेस करता है सिंगल फॉरेन कंट्री फ्रॉम एनी सिंगल, जो एक होता है पेटेंट के लिए फाइल करना और फिर होता है पेटेंट पाना, ये दो चीजें हैं, मतलब गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है। तो इंडिया इसमें नंबर 1 हो गया है 57% ग्लोबली अगर देखो तो इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो कि आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, सेकंड जो डेटा इंपॉर्टेंट इसमें आया है कि इन टर्म्स ऑफ ग्रांटेड पेटेंट्स अगर देखो तो इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आ गया, रिप्लेस कर दिया यूएसए को आफ्टर चाइना, मतलब चाइना फर्स्ट पे एंड देन इंडिया है सेकंड नंबर पे आ गया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, दिखने में बहुत इजी लग रहा है बट दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। ठीक है, एंड इंडिया इज स्टेडीली मूविंग फ्रॉम बीइंग मियरली अ कंज्यूमर ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी टू बिकमिंग इट्स क्रिएटर। ठीक है, अब ये शिफ्ट क्यों हुआ है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले अगर देखो ध्यान से तो वी हैव इंपॉर्टेंट जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी हमने स्टार्ट किया, फिर वी हैव अटल इनोवेशन मिशन जो 2016 में स्टार्ट किया गया। तो इनकी वजह से चीजें चेंज हुई है लास्ट 5 और 7 ईयर्स में। ओके, सो अब देखो हिस्टोरिकली अगर देखें तो अब डिपार्टमेंट वाइज अगर हम जाए तो ठीक है, कंप्यूटर साइंस में एक टाइम पे, अगर यहाँ पे है ये आप इसको यूज कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में 2000 के आसपास 1.2% ही पेटेंट हुआ करते थे, फाइल हुआ करते थे, अब 26% हो गया, 26.5%। फिर भी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में अगर देखें तो ये अब 8.2% हुआ करता था, अब 16.4% हो गया, बहुत बड़ी वृद्धि है। पहले ये डोमिनेट होता था, मैकेनिकल एंड केमिकल जो डिपार्टमेंट है वही डोमिनेट करती थी। ठीक है, बट अब जो है ये डोमिनेट कर रहे हैं। एक तो ये हमने ऐसे देख लिया डिपार्टमेंट वाइज कह लो पेटेंट लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है। दूसरा हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो सॉरी एक चीज मैं और बता देता हूँ, 80% जो फीलिंग है ना, अब टाइमलाइन की बात है, सेकंड चार्ट में टाइमलाइन की बात है। तो एक टाइम था कि 8 to 10 ईयर्स लगते थे, ये देखो इसमें पूरा चार्ट 2 में दिया हुआ है 8 to 10 ईयर्स लगते थे, जो अब घट के ना 2 to 3 ईयर्स पे आ गया। मतलब आप ये फाइल करते हो ना तो 8 से 10 साल पे आपको ग्रांट करते थे आपके पेटेंट जो ने फाइल किया है, अब ये 2 to 3 ईयर्स हो गया एंड समटाइम्स विद इन सेम ईयर ही आपको वो पेटेंट दे देते हैं। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैंने अभी बोला था ना जो मिनिस्ट्री हमारी है रिस्पेक्टिव, एक तो ये हुआ। फिर उसके बाद भी विल सी कि अर्लियर मतलब फेस ऑफ पेटेंट के हिसाब से अगर देखो फेस ऑफ पेटेंट्स फिलर्स के हिसाब से देखो तो 43% जो है ना इंडियन पेटेंट्स वर फिल्ड बाय द कंपनीज, 2000 की बात है। अब जो है 2023 में ये घट के 17% हो गया है। ठीक है, एंड शेयर ऑफ फीलिंग्स इन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल जो फाइल कर रहा है ना वो 10% हुआ करता था, 32%। बहुत अच्छी बात है, कंपनीज के को रिप्लेस कर रही है इंडिविजुअल्स। ठीक है, इनोवेशन के थ्रू। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो उनकी संख्या, इससे पता चलता है यूनिवर्सिटीज का रोल 43% हो गया है। अब इसमें कुछ ड्राइव्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आईपी को लेकर अवेयरनेस के लिए कपिल जो कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी के लिए गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को लाया, तो इससे भी फायदा मिला। अटल इनोवेशन मिशन की बात कर चुका हूँ, नीति आयोग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2016 में, इन सब की वजह से फायदा मिला। सो ये सारा डेटा डिटेल है आपको एंड आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखना चाहिए वे फॉरवर्ड में, इंडिया जो है रिसर्च डेवलपमेंट में अपने जीडीपी का 0.67% ही खर्च करता है, बट व्हेन इट कम्स टू यूएसए 3.5%, चाइना 2.5% एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 2% हो जाए। एंड जब ये 2% इंडिया में जीडीपी का खर्चा हो जाएगा तो वी विल बिकम द नॉलेज लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो यही है पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज मेंस इनरिचमेंट के लिए स्पेशली, तो सेनेगल में जेंडर जो इक्वालिटी है या जेंडर मतलब कि जस्टिस की और एक इनोवेटिव अप्रोच अपनाया गया है कि यूएन बैक्ड
एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है स्कूल्स फॉर हस्बैंड्स कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस बैक इनिशिएटिव। सेनेगल एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है और बहुत ही कह सकते हो पिछड़ा है। अफ्रीका में मोस्टली कंट्री जो है वो बैकवर्ड है, बट वहाँ पे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा इनिशिएटिव आ रहा है जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक मतलब कि जैसे स्कूल होता है ना, छोटा सा स्कूल जहाँ पे मेल जितने भी मर्द लोग हैं उनको बुलाया जाता है एंड उनको नॉलेज दी जाती है अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पोस्ट जो मतलब कि बेबी जब उनका जन्म हो जाता है तो किस तरह से केयर करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती है। इससे क्या होता है, अवेयरनेस फैलता है, कैन बी यूज एज एन इंटरनेशनल केस स्टडी ऑन जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली वेलफेयर। ठीक है, वैल्यू एडिशन में आप कर सकते हो कम्युनिटी बेस्ड मेल इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव्स द मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ आउटकम्स। ओके, तो इस आर्टिकल में कवर करने के लिए कुछ नहीं है, बस हमें ये फोकस रखना है कि कैसे इस चीज को यूज किया जा रहा है। स्कूल फॉर हस्बैंड्स यूनाइटेड नेशन, इसको आपको लिख लेना बेस्ट प्रैक्टिसेस में, और ये आप कहाँ यूज कर सकते हो, ये 1 2 3 ऐसे हर जगह। ठीक है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को इंक्लूड किया। ये आपका रहा आज का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड इसका आंसर ये है। और जो मैंने डायमेंशन फैक्ट्री का बोला है वो आई थिंक कल से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं आप आज का क्वेश्चन देख लो एंड आप लोग कल से इसको और बेटर वे में स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा डिले हो गया है एंड बैकग्राउंड नॉइज के लिए भी माफ करना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट टाइमिंग ये है ना कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कल से और जल्दी रिकॉर्ड करूंगा, बाय 10:30 आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। इन लाइट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस क्या है, ऐसे इसको दिखाना है आपको अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। एंड दूसरा क्या है, डिस्कस यहाँ पे है, मैंने मिस कर दिया, डिस्कस द वेज इन विच द इशू कैन बी एड्रेस्ड। अब पहले तो इशू क्या है एंड कैसे होगा, इसके 2 पार्ट्स हैं, विमेन के अगेंस्ट जो इशूज हैं एंड देन हाउ कैन वी एड्रेस दैट। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, अभी जो सेनेगल वाला एग्जाम्पल है, इसको यूज कर सकते हैं वैल्यू एडिशन में। ठीक है, सो हम इसी को करेंगे कल डिस्कस, पहले इशूज पे बात करेंगे एंड देन कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये आंसर है, बट देखना मत, हम पहले ट्राई करेंगे एंड देन वी विल सी कि उन्होंने क्या लिखा, और हम और बेटर आंसर, मे बी उनसे भी बेटर आंसर लिख सकते हैं अगर पॉसिबल, मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करें। हाँ, ऑल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, सो मिलते हैं फिर कल, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग यहाँ तक सुनने के लिए। ठीक है, और बताइएगा कि ये जो मेरा नया अप्रोच है कि मैं आर्टिकल को प्रॉपर्ली एनालाइज करके और सिंपल वे में डिस्कस करता हूँ, तो वो आपको कैसा लगा। ठीक है, क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।